हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ठीक है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठोस अवस्था में यूनिट सेल के बारे में, एकक कोष्ठका के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर, नाम है इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। ठीक है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखे हैं सॉलिड स्टेट में कि ठोस क्या होता है, सॉलिड किसे कहते हैं। उसके बाद ठोस के बाद हम लोग देखें कि ठोस को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, वर्गीकृत कैसे किया गया है, जो कि दो प्रकार से हुआ था। ठीक है, पहला था क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय। ठीक है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। अब एमार्फस सॉलिड में देखेंगे तो उसके बारे में कुछ समझे थे। सबसे पहले तो दोनों में अंतर देखे थे। ठीक है, कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर होता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। उसके बाद अक्रिस्टलीय में हम लोग देखेंगे एमार्फस सॉलिड में, तो उसमें सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिया गया और दोनों में अंतर दिया गया। इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है। अब ज़्यादा हम लोग को अध्ययन करना है, जो वो करना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड समझने से पहले मान लीजिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं, जिसमें अवयवी कणों का एक दीर्घ प्रासी व्यवस्था मिलता था। ठीक है, दीर्घ प्रासी व्यवस्था से बना हुआ है तो क्रिस्टलीय ठोस हुआ। और यदि उसी अवयवी कणों का दीर्घ प्रासी व्यवस्था नहीं लघु प्रासी व्यवस्था मिलता था तो क्या होता था, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो अब क्रिस्टलीय ठोस किससे मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टल जालक से मिलकर बना होता है। अब क्रिस्टल जालक किससे मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है यूनिट सेल एकक कोष्ठिका से मिलकर। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका भी किसी से मिलकर बना होगा और छोटी इकाई से, जिसको हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जालक बिंदु क्या होता है, फिर एकक कोष्ठिका क्या होता है, फिर एकक कोष्ठिका के बाद आगे चलेंगे तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, फिर चलेंगे हम लोग किस पे, क्रिस्टलीय ठोस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, उसको समझने से पहले एक और एग्जांपल हम लोग दे लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को घर बनाना है। ठीक है, तो घर बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, ईंट की। ठीक है, अब ईंट का मान लीजिए ईंट लिए हैं तो ईंट से दीवार बनाएंगे, फिर दीवार को इकट्ठा करेंगे। जब चारों तरफ से दीवार बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक रूम बनेगा। ठीक है, कमरा बनेगा। अब उस कमरे को भी जब मान लीजिए बगल बगल में दो अथवा दो से अधिक कमरा बना देंगे तो एक घर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या हुआ, ईंट, ईंट से मिलके क्या बना, दीवार। अब दीवार से मिलकर कमरा, रूम। अब कमरा, जब कई कमरे इकट्ठे हो रहे हैं, पास पास बनाए जा रहे हैं, तो उससे क्या बन रहा है, घर। ठीक है, इसी प्रकार यदि मान लीजिए हम लोग और समझते हैं कि हमारा बॉडी, जिसे कहते हैं शरीर, जो बना हुआ है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका सबसे पहले डायरेक्ट शरीर तो बनाता नहीं, कोशिकाओं से मिलके ऊतक बनता है जिसको टिश्यूज कहते हैं। फिर टिश्यूज से मिलकर अंग बनता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ बॉडी, अंग मिलके फिर शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी है, ईंट, दीवार, फिर कमरा, फिर घर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस को। तो क्रिस्टलीय ठोस में भी सबसे पहले क्या होता है, जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। फिर जब लैटिस पॉइंट इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जब इकट्ठे हो जाएंगे कई यूनिट सेल, तो उनसे क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। ठीक है, इसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। अब क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लैटिस से मिलकर क्या बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, सबसे पहले ठोस के बारे में, फिर क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय के बारे में समझ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, अब इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठोस, और उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम लोग पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस के मान लीजिए कैसे बना हुआ है, तो क्रिस्टलीय ठोस टोटल मिलके बना होता है क्रिस्टल जालक से, या फिर इसी को हम लोग त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। उसके बाद फिर ये जो क्रिस्टल जालक बना होता है, ये छोटे छोटे यूनिट सेल एकक कोष्ठिका से मिलकर बना होता है। तो उसके पहले है एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका किससे मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है जालक बिंदुओं से मिलकर। ठीक है,
किससे मिलकर बना होता है एकक कोष्ठ का? जालक बिंदुओं से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जालक बिंदु किसे कहते हैं, फिर एकक कोष्ठ का, फिर उससे मिलकर बनेगा क्रिस्टल जालक, फिर उससे मिलकर बनेगा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो देखिए जालक बिंदु यदि हम लोग देखें लैटिस पॉइंट, तो कह सकते हैं जालक बिंदु के लिए, जालक बिंदु या फिर लैटिस पॉइंट के लिए कि त्रिविम में उपस्थित या स्थित वह अवयवी कण, ठीक है, मतलब त्रिविम में स्थित वह अवयवी कण जो एकक कोष्ठिका का निर्माण करते हैं, जिनके आपस में मिल जाने से एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग देखें यहाँ पर जालक बिंदुओं को, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, यदि इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स हैं तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? जालक बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब इनके आपस में मिला देने से एक यूनिट सेल एकक कोष्ठिका का निर्माण होगा। हम लोग मिला के इनको देख लेते हैं। देखिए यदि इस प्रकार से इनको हम मिलाते हैं आपस में, तो ये आपस में यदि मिलने के बाद जो बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया कि त्रिविम में स्थित हुए अवयवी कण, ठीक है, जिनके आपस में मिलने से क्या बनता है? यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का निर्माण होता है, जालक बिंदु कहलाते हैं, या लैटिस पॉइंट, या इसी को हम लोग लैटिस साइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये अवयवी कण कहा गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ कॉर्नर पे रखे गए थे अवयवी कण, जिनको हम लोग कह रहे हैं, ये अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अवयवी कण का मतलब पहले भी हम सब समझ चुके हैं कि अवयवी कण का मतलब हुआ अणु, परमाणु अथवा आयन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये बन गया यूनिट सेल। अब यूनिट सेल किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा देखना हो तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है? क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो हम लोग इससे लेकर इसको परिभाषित करते हैं। तो संपूर्ण क्रिस्टल में, ठीक है ना, या संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई, संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसके सभी दिशाओं में बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक एकक कोष्ठिका है, इसके बार बार दोहराने से क्या बनेगा? क्रिस्टल जालक बनेगा। तो हम लोग बार बार दोहरा के इसके बगल में एक और रखते हैं, और रखते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि इसके आगे यहाँ पर एक और देख लेते हैं। ठीक है, और एक नीचे भी रख देते हैं। तो यहाँ से फिर इसको मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बना देते हैं। एक ये था, तो अगला यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार से, फिर एक यहाँ से हो जाएगा। इसको फिर हम लोग आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखे थे, सबसे पहले क्या था? जालक बिंदु था। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? जालक बिंदु। उसके बाद जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट के बाद आपस में कई लैटिस पॉइंट, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, इस प्रकार से कई लैटिस पॉइंट आपस में मिले हैं जालक बिंदु, तो क्या बना है? एक यूनिट सेल। ठीक है, जिसमें ये था फर्स्ट यूनिट सेल। उसके बाद जब कई यूनिट सेल एकक कोष्ठिका आपस में मिल रहे हैं तो उससे किसका निर्माण हो रहा है? क्रिस्टल जालक का। ठीक है, तो एक ये था, ये दूसरा था, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 यूनिट सेल हैं जो आपस में मिल के क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल जालक बना रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से कई क्रिस्टल जालक या बहुत अधिक हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अवयवी कणों का एक दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, एकक कोष्ठिका के बारे में समझते हैं और इसके प्रकार को समझते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एकक कोष्ठिका के आगे इसको भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है कि इसमें परमाणुओं की स्थिति के आधार पर, जो एकक कोष्ठिका होता है यूनिट सेल, उसमें परमाणु कैसे कैसे स्थित हैं उसके अनुसार, उसके आधार पर एकक कोष्ठिका को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो एकक कोष्ठिका के प्राचल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी एकक कोष्ठिका इस प्रकार से है, ये मान लीजिए एकक कोष्ठिका है, तो एकक कोष्ठिका के किसी भी एक पॉइंट को हम यदि लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ से ऊपर जो सीधे
लंबवत है उसको ए मान लें, इस भुजा को कोर को, और इधर जो गया इसको बी मान लें, और ये जो लंबवत सीधे सामने आया है इसको हम लोग सी मान लें, तो ए बी सी ये इसके तीनों कोर हैं। किसी भी मान लीजिए एक कोष्ठ का जो क्यूबिक होता है, क्यूबिकल जैसे मान लीजिए क्यूब की तरह होता है, तो क्यूब को हम मान लेते हैं, जैसे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे ये है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि टोटल एक कोष्ठ का है, तो इसका एक कोर ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है। इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो इसको वाई और इसको जेड मान सकते हैं। तो इन सभी के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं 90 एंगल बनता है, समकोण होता है, ठीक है। तो इसका एक मॉडल भी है जो कि परमाणु द्वारा बनाया गया है, परमाणु, और मान लेते हैं इसको कि एक मॉडल है जो कृत्रिम विधियों से बनाया गया है। यदि हम लोग इस मॉडल से समझते हैं यूनिट सेल को, इसके प्राचल को, ठीक है, तो इस प्राचल को समझने के लिए मतलब प्राचल या पैरामीटर्स कह सकते हैं, किसी भी एकक कोष्ठका का जो प्राचल होता है या पैरामीटर्स, तो वो होता है ए बी सी। पहले इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, फिर मॉडल समझते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ए बी सी है, इनमें प्रत्येक के बीच एंगल होता है, तो ए बी के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं गामा, और जो ए और सी के बीच एंगल होता है ये एंगल, इसको हम लोग कहते हैं बीटा, ठीक है। ए बी के बीच गामा, ए सी के बीच बीटा, और जो बी और सी के बीच होता है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा एंगल। मतलब क्या हुआ, ए भुजा ए और बी के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, एंगल मतलब जो कोण होगा दो भुजाओं के बीच उसको हम लोग कहते हैं ए बी के बीच है तो गामा, ठीक है। अब मान लीजिए बी और सी के बीच का है तो उसको क्या कहेंगे, बी सी है, इसमें ए नहीं है तो अल्फा हो जाएगा। और यदि मान लीजिए ए और सी है तो ए सी के बीच जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको हम लोग कहते हैं बीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर मॉडल से समझते हैं जो परमाणु और इसके बॉन्ड के द्वारा, बंध के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इसमें देखिए जो मॉडल है, इसमें यदि किसी भी कॉर्नर को इसको हम लेते हैं तो इसके प्रत्येक एंगल को मान लीजिए कि यहाँ से इसको हम लोग लंबवत मान लें, जेड एक्सिस मान लो, इसको एक्स इसको वाई, फिर इसको ए इसको बी इसको सी, तो ए और बी के बीच जो यहाँ एंगल होगा प्रत्येक सभी इसमें 90 अंश के हैं, लेकिन इसके कोण को हम लोग कहते हैं ए और बी के बीच है तो गामा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से बी और सी जो नीचे बनेगा यहाँ से, इसको क्या कहेंगे, बी और सी के बीच है तो अल्फा कहेंगे, और ये ए और सी के बीच जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, ए सी है, बी नहीं है तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अल्फा बीटा गामा कोण है तीनों, और ए बी सी है इसके कोर, ठीक है, कोर की लंबाई, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोष्ठका के प्राचल या फिर पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स के आधार पर भी कोष्ठकाओं को बांटा गया है, जो कि टोटल 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 7 प्रकार होता है उसमें टोटल 14 होते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो एकक कोष्ठका को उसके अवयवी कणों मतलब परमाणु, अणु अथवा आयन के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है आद्य सरल या मूलभूत एकक कोष्ठका, और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठका, ठीक है। तो ये जो पहला है आद्य सरल मूलभूत एकक कोष्ठका, या फिर कह सकते हैं सिंपल प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी एकक कोष्ठका है उसके सिर्फ कार्नर कोनों पर परमाणु होंगे, मतलब इसके प्रत्येक कोने पर परमाणु होंगे, इसके बीच में और कहीं परमाणु नहीं होगा। और यहाँ केंद्रित एकक कोष्ठका में ये जो कार्नर पे हैं कोने पर वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में और क्या होगा, साथ में इसमें सेंटर में भी, अब सेंटर 2 प्रकार का हो सकता है, एक बीचों बीच में हो सकता है, एक सभी फलक पे। कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि यदि इसको यूनिट सेल मानते हैं तो फलक, इसमें एक फलक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3 जो हमारे सामने है, इधर 4, और एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल मिला के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो 6 फलक में भी, सभी फलक में मान लीजिए इसको एक वर्गाकार फलक माने तो वर्ग में एक केंद्र है, ठीक है। इस फलक में भी एक केंद्र है, इस फलक में भी एक केंद्र है, तो सभी में एक केंद्र होते हैं, और एक केंद्र इसके बीचों बीच में होगा, सभी फलकों के या टोटल क्यूब के बीच में होगा, ठीक है। तो इसको यदि मान लीजिए रूबिक क्यूब है, लेकिन इसको यदि हम लोग एक यूनिट सेल मानते हैं, जबकि ये छोटा छोटा जो इसका दिया गया है ये भी यूनिट सेल माना जा सकता है, तो टोटल क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक मॉडल से भी समझते हैं। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब सिंपल यूनिट सेल इसमें ज़्यादातर मतलब आद्य सरल मूलभूत कहा जाता है, या फिर सिंपल प्रिमिटिव बेसिक कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको SCC लिखते हैं, सिंपल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है, SCC लिखते हैं। तो SCC में क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि मान लीजिए इसको हम लोग SCC सिंपल मान लेते हैं, तो इसके प्रत्येक कार्नर पर, सिर्फ कार्नर कोने कोने पर परमाणु है, बीच में कहीं भी, ना तो फलक के बीच में है ना तो बीचों बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग मानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ जो कार्नर पर एक परमाणु लगा है, अवयवी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन, इसका इस क्यूब के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर सिर्फ 1/8 पार्ट ही होता है, 1/8 मतलब 1 का 8वां भाग। यदि 1 को हम 8 भाग में, मान लीजिए एक ये है परमाणु है, तो इसको 8 भाग में कट कर देते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर
चिन्हित किया गया है, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो यदि इसको हम लोग 8 भाग में कट कर देते हैं तो इसका एक पार्ट अंदर होगा और बाकी 7 पार्ट बाहर होगा। तो इस एक का 1/8 अंदर, इस एक का भी 1/8 अंदर, इसका भी टोटल कितने 8 कार्नर 8 कोने हैं, तो 1/8 1/8 टोटल मिला के 1/8 गुणे 8 मतलब 8 के कारण, ठीक है। और एक सिंपल हम लोग देखते हैं, देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये एक यूनिट सेल बनाया गया है। इस यूनिट सेल में प्रत्येक, यहाँ पर देखिए, ये जो मान लीजिए एक स्फेरिकल गोलाकार परमाणु होता है, तो उस गोलाकार परमाणु के 1/8वें भाग का सिर्फ इसमें यूज हुआ है, बाकी सब बाहर। इसमें टच करके दूसरा भी होगा यूनिट सेल, तो उसमें इसका कुछ पार्ट उसमें होगा, कुछ मतलब इससे टच करके हम लोग टोटल कितने 8 यूनिट सेल को रख सकते हैं। एक इस साइड में, ठीक है, जस्ट इसके बगल, एक इसके बगल और एक फिर जो इधर रखा गया इसके बगल, 4 और 4 जस्ट इसके ऊपर। तो ये एक परमाणु देखेंगे तो टोटल मिला के 8 यूनिट सेल में आएगा, ठीक है। ये किसी भी केंद्र का ये जो यहाँ परमाणु है ये 8 यूनिट सेल में आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस यूनिट सेल में इस परमाणु का सिर्फ 1/8वां भाग है। तो 1/8 1/8 1/8 टोटल 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 1 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मतलब सिंपल यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल एटम्स इन SCC, ठीक है, यूनिट सेल, तो बराबर हो जाएगा 1/8, क्योंकि प्रत्येक कार्नर पर ये जो पूरा दिखाया गया इसका 1/8वां भाग ही इसके अंदर है, बाकी बाहर है। तो इसके अंदर टोटल परमाणु हम देख रहे हैं, तो 1/8 एक पर, और कितना कोना है, कितना कार्नर है 8, तो 1/8 गुणे 8, 8 से 8 कैंसिल बराबर 1। मतलब कह सकते हैं सिंपल यूनिट सेल में टोटल परमाणु की संख्या 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केंद्रित एकक कोशिका में 3 प्रकार से बांटा गया है। केंद्रित मतलब अब देखिए ये जो सिंपल है सभी कोने पर हैं, ये तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें प्रत्येक सेंटर पर, अब वो सेंटर कैसा हो सकता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि या तो फलक का सेंटर हो सकता है या बीचों बीच में। तो इसमें भी 3 प्रकार से बांटा गया इसको। पहला है अंतःकाय केंद्रित एकक कोशिका। अंतःकाय का मतलब हुआ कि टोटल पूरे यूनिट सेल के बीचों बीच में एक रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतःकाय, मतलब बीचों बीच में रहेगा, ठीक है। या फिर अंतः या काय कह सकते हैं, इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, शॉर्ट में BCC कहते हैं। और ये होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, जो फेस सेंटर्ड होता है, सभी फेस, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से देखा गया ना, इस प्रकार से, तो सभी फेस पर, ये एक फेस है, ये कार्नर वाला तो 1/8 1/8 रहेगा। उसके बाद ये फेस है तो इस पे बीच में एक, अब इसके बीच में जो एक होगा उसका आधा इसके अंदर होगा, आधा दूसरे के अंदर होगा। फिर इस फेस पर एक होगा, उसका भी आधा एटम इसके अंदर, आधा परमाणु मतलब इसके अंदर, और आधा दूसरे के अंदर जो अगला इसमें होगा। तो जो आधा अंदर है उसी को सिर्फ हमें लेना है, क्योंकि हम इस परमाणु के मतलब इस यूनिट सेल में कितना परमाणु लगा देख रहे हैं। सेम इस प्रकार से इसमें भी, ठीक है। या फिर इसमें हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग ये समझते हैं BCC को, ठीक है, BCC बॉडी सेंटर्ड को। तो बॉडी सेंटर्ड इस प्रकार से होगा, देखिए प्रत्येक कार्नर पर 1/8 1/8 1/8 है ही ऑलरेडी, लेकिन इस टोटल यूनिट सेल के एकक कोशिका के बीचों बीच में एक परमाणु आ गया है, जो कि पूर्ण रूप से इसी में है, ये और कहीं नहीं है, ये पूर्ण रूप से इसी में है, ठीक है। देखिए और किधर भी बाहर नहीं निकला, जबकि ये कुछ बाहर है, जो बाहर उसको कट कर देंगे तो दूसरे परमाणु दूसरे यूनिट सेल में चला जाएगा, इस परमाणु का कुछ पार्ट। तो इस परमाणु का 1/8 अंदर है, लेकिन ये परमाणु जो बीचों बीच में रखा गया है ये टोटल इसी में है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे BCC में, तो BCC में टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे, 1/8 1/8 तो था ही, ठीक है। अब 1/8 1/8 टोटल मिला के कितना हुआ था, 1, जो कि इसमें था, ठीक है। तो 1 और प्लस 1, तो यहाँ यदि हम लोग देखेंगे टोटल एटम्स इन BCC बराबर हो जाएगा, 1 तो था ही, प्रत्येक कार्नर पर 1/8 1/8 मिला के 1 था, और इसके बीचों बीच में एक आ गया है जो इसमें पूरा पूरा होगा, उसमें कहीं कट नहीं होगा, तो पूर्ण रूप से इसी में है, तो एक वो हो जाएगा सेंटर में, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो कह सकते हैं BCC में टोटल परमाणु की संख्या 2। अब हम लोग देखते हैं FCC में, तो FCC में भी अब ये जो कार्नर वाला लिया गया था 1/8 अंदर सभी में है, ठीक है। तो 1/8 1/8 एक हो गया, उसके बाद प्रत्येक सेंटर पर आधा आधा परमाणु अंदर रहेगा, प्रत्येक सेंटर मतलब प्रत्येक फलक के सेंटर पर, ये बीचों बीच वाला नहीं रहेगा इसमें, अब जो बीचों बीच में हो गया वो नहीं, अब प्रत्येक फलक पर सिर्फ। तो कितना फलक होता है, 6, ठीक है। इस प्रकार से मान सकते हैं हम लोग, या देख सकते हैं कि देखिए जैसे ये जो हम लोग सिंपल देख रहे हैं, इस सिंपल में एक परमाणु यदि यहाँ पर है, ठीक है, एक परमाणु, तो उसका आधा पार्ट अंदर इसके होगा, इस फलक पर। देखिए इस फलक को, सिर्फ वर्गाकार फलक को देखिए, इस वर्गाकार फलक के
बीचों बीच सेंटर पर एक परमाणु रखा जाए तो आधा परमाणु इस यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा बाहर होगा। तो बाहर वाले से हमें नहीं लेना देना है, अंदर वाले से लेना देना है। तो इस फलक पर आधा, फिर सेम इस फलक पर भी आधा, इस पर भी आधा, इस पर भी आधा, इस पर भी। तो कितने फलक हैं? 6 फलक है। तो 6 फलक में मिला के टोटल आधा आधा होगा तो कितना? 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि BCC में जो 2 हुआ था, FCC में कितना हो जाएगा? टोटल एटम्स, इनको हम लोग अभी कणों को एटम्स कह रहे हैं, ठीक है, परमाणु मान रहे हैं। एटम्स इन क्या है? FCC बराबर कितना हो जाएगा? 1 तो था ही, क्योंकि प्रत्येक कार्नर कोने वाला, टोटल 1/8 1/8 1 हो गया था। उसके बाद प्रत्येक फलक पर कितना है? 1/2। तो 1/2 और कितना फलक है? 6 फलक है ना। तो 6 2 से कैंसिल होगा, आएगा 3 बराबर 1 + 3 इक्वल कितना? 4। तो हम कह सकते हैं कि FCC में जितना टोटल परमाणु होता है किसी भी यूनिट सेल में FCC के, कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका ECC कहते हैं, इंड सेंटर्ड होता है। मतलब क्या हुआ? सेम FCC की तरह ही है, लेकिन इसमें 6 फलक था और 6 के 6 फलक पर आधा आधा परमाणु था, और इसमें सिर्फ 2 फलक पर आमने सामने, चाहे ऊपर नीचे कर दें, चाहे इन दोनों साइड में कर दें, चाहे इस दोनों साइड में, किसी भी, जैसे मान लीजिए ये है ना यूनिट सेल, तो इसमें प्रत्येक पर एक एक है, ये तो रहेगा। लेकिन अब इसमें यदि मान लीजिए हम लोग इंड सेंटर्ड ये वाला देख रहे थे तो प्रत्येक फलक पर था, इसमें देखेंगे तो सिर्फ या तो ऊपर कर दो और नीचे कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, देखिए तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ आमने सामने पे आधा आधा है, प्रत्येक फलक पर नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंड सेंटर्ड, मतलब या तो यहाँ है तो इसके अपोजिट, और यदि मान लीजिए इस पर है तो इसके अपोजिट, इस पर है तो इसके अपोजिट, ठीक है। तो सिर्फ इसमें देखो 1 1 1 जो टोटल था 1/8 मिला के 1 हुआ था, और ये दोनों आधा आधा है तो मिला देंगे 1 हो जाएगा। तो इंड सेंटर्ड में भी जो ECC होता है, इसमें भी टोटल परमाणु की संख्या कितनी है? 2, ठीक है, जो कि BCC में था। तो यहाँ पर टोटल परमाणु एटम्स इन ECC इंड सेंटर्ड बराबर कितना? 1 तो था सभी में, सभी कार्नर पे मिला के, और प्लस 1/2, और कितनी बार? 2 बार, चाहे आमने सामने मतलब ऊपर नीचे, चाहे इस बगल बगल मतलब सामने आमने अपोजिट में रहेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल बराबर कितना हो गया? 1 + 1 = 2। टोटल 2 परमाणु होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि एकक कोशिका को उनके परमाणु या अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला हुआ SCC, जिसमें टोटल परमाणु 1 होता है, प्रत्येक कार्नर पर 1/8 1/8 होता है, और दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, मतलब ये तो 1/8 1/8 रहेगा ही, लेकिन इसमें कुछ सेंटर में भी आ जाएंगे। तो सेंटर में पहला है BCC, ठीक है। जैसे BCC को और हम लोग समझ सकते हैं, देखिए इस प्रकार से यदि हम लोग देखें कि यहाँ पर प्रत्येक कार्नर वाला 1/8 है ही, लेकिन यहाँ देखिए बीचों बीच में एक और आ गया है, इसको BCC कह सकते हैं। ये एक यूनिट सेल है, इसमें देखिए बीचों बीच में एक आ गया है ना, तो इसको हम लोग BCC कहेंगे, क्योंकि पूरे यूनिट सेल के सेंटर में एक आ गया, एक पूरा है, और सभी 1/8 1/8 टोटल मिला के 2 हुआ था, जो ये वाला BCC था, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ कि BCC हो गया। उसके बाद BCC के बाद FCC समझे हैं, जिसके प्रत्येक फलक पर होता है और कार्नर पर तो होता ही है। फिर ECC, इसमें भी वही वाला, ठीक है, सिर्फ 2 फलक पर होगा, बाकी कार्नर पर। तो टोटल परमाणु की संख्या भी हम लोग समझ गए हैं। और उसके बाद हम लोग आगे अब समझेंगे कि इसके पैरामीटर्स, प्राचल के आधार पर यूनिट सेल को कितने प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।